हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ इति पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता या वंशागति के नियमों के बारे में। हम पिछली कक्षा में इसके प्रस्तावना स्वरूप मेंडल के कार्यों का हिस्ट्री के उसकी हिस्ट्री का और उन्होंने कौन से पौधे का प्रयोग किया, इनके प्रयोगों में कौन से पौधों को उपयोग किया और उनके लक्षण क्या थे और उसमें क्या है, कौन कौन से लक्षण थे, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, आदि सब हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के प्रयोग, है ना। एक जीन की वंशागति, मेंडल के प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम मेंडल के प्रयोग को पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से प्रयोगों के बारे में समझ में आए। तो उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इन शब्दों को जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंडल ने क्या कहा था कि लक्षण जो है वो माता पिता से संतानों में जाते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर जरूर होते होंगे जिनकी वजह से लक्षण है माता पिता से संतानों में जाते हैं। तो उन फैक्टर्स को उन्होंने क्या कहा, जीन कहा। क्या नाम दिया उन्होंने, जीन नाम दिया। अब इन जीन को जो लक्षणों को प्रदर्शित करते थे उनको उन्होंने विशेष संकेतों के माध्यम से उनको उनके अलग अलग रूपों को संकेत के रूप में प्रदर्शित किया, उसके लिए कुछ अक्षर को उन्होंने प्रयोगों में शामिल किया। तो जो लक्षण उपस्थित होते थे, जैसे कि लंबापन के लिए उन्होंने ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई का लक्षण लिया। जैसे तो ऊंचाई में दो लक्षण लिए, टॉल और दूसरा होता है डवार, लंबा और बौना। तो लंबे के लिए उन्होंने कैपिटल टी को यूज किया और बौने पौधे के लिए उन्होंने स्मॉल टी को यूज किया। तो इस तरह से इन्होंने फैक्टर्स को प्रदर्शित करने के लिए संकेतों का प्रयोग किया और उन संकेतों को सिंबल्स के रूप में, संकेतों के रूप में प्रयोग किया और बाद में फिर प्रयोगों में उनका उपयोग किया। दूसरा आता है युग्म विकल्पी या एलील। एलील किसे कहेंगे, एक ही जीन के दो भिन्न रूपों को उन्होंने क्या कहा, एलील कहा। युग्म विकल्पी या एलील, एक ही जोड़े के दो जीन जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, युग्म। दो विपरीत जीन क्या कहलाएंगे, विपरीत लक्षण वाले जीन युग्म विकल्पी कहलाएंगे। जैसे लंबेपन के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं कैपिटल टी और बौनेपन के लिए कर रहे हैं प्रयुक्त हम स्मॉल टी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, युग्म विकल्पी। ठीक है। अब आते हैं समजात गुणसूत्र। अब ये युग्म विकल्पी जो होते हैं समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जैसे ये इनको शुद्ध पौधों के लिए हम दो समान एलील या समान युग्म विकल्पी का प्रयोग किए और शुद्ध लंबे के लिए इस तरह और शुद्ध बौने के लिए इस तरह से प्रयुक्त किए। शुद्ध लंबे के लिए दो समान टी कैपिटल टी और शुद्ध बौने के लिए हम प्रयुक्त किए, इसमें उन्होंने प्रयुक्त किया स्मॉल टी को प्रयुक्त किया। तो अब ये दोनों टी जो है एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, ये दोनों स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। तो हम जानते हैं कि हम किसी भी जीव में गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, जोड़े में स्थित होते हैं। तो जैसे मनुष्यों में हम कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कितने जोड़े बनेंगे, 23 जोड़े होते हैं। तो ये इस तरह से गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में स्थित होते हैं। पहला जोड़ा ये हुआ, दूसरा जोड़ा, इसी तरह से दोनों जोड़े जो होते हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं या एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब ये दोनों जो एक दूसरे के एकदम समान गुणसूत्र होते हैं वो क्या कहलाएंगे, समजात गुणसूत्र। तो ये पहला जोड़ा का दोनों गुणसूत्र आपस में समजात हुआ, दूसरे जोड़े का दोनों गुणसूत्र आपस में समजात हुआ, तीसरे जोड़े का दोनों गुणसूत्र आपस में समजात हुआ। तो इन गुणसूत्रों को क्या कहा गया, समजात गुणसूत्र कहा गया। और इन समजात गुणसूत्रों पर एक ही लक्षण के जीन जैसे उपस्थित है। जैसे पौधा लंबा है तो लंबेपन के गुण को प्रदर्शित करने के लिए जो जीन उपस्थित होते हैं इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। और गुणसूत्र में जीनों की स्थिति को क्या कहेंगे, जिस स्थान पर गुणसूत्र निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है लोकस। तो लोकस में क्या, जैसे लंबेपन का है, लंबा पौधा है, उसमें दो जीन उपस्थित हैं या दो फैक्टर उपस्थित हैं। तो ये दोनों फैक्टर एक ही जोड़े के समजात गुणसूत्रों पर एक निश्चित स्थान पर स्थित होंगे। यहाँ पर मान लीजिए लंबेपन का जीन उपस्थित है पहले क्रोमोसोम में, पहले जोड़ी के पहला क्रोमोसोम में, तो दूसरा समजात गुणसूत्र में सेम स्थान पर वह जीन उपस्थित होगा। तो इस तरह से ये हो गया समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र में जीनों की स्थिति, लक्षणों के लिए जो जीन निर्धारित होते हैं, जिन जीनों के द्वारा लक्षण निर्धारित होते हैं वो जीन
एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं और इन स्थानों को क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। और ये जो भी जीन उपस्थित होते हैं कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अब आता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी उसे कहेंगे जैसे ये दोनों शुद्ध के लिए दोनों जीन एक समान है, लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जो जीन है दोनों यदि एक समान है तो ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी या होमोजाइगस। और दोनों में से इस तरह से अलग अलग हो, एक जीव में यदि जीन जो है वो उसके युग्म विकल्पी अलग अलग हैं, दोनों जीन के रूप अलग अलग हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, विपरीत हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी किसे कहेंगे, जिनमें जीन जो है समान होते हैं। और विषम युग्मजी क्या कहेंगे, उनको किनको कहेंगे, जिनमें जीन क्या होंगे, असमान होंगे। उसके बाद आता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या किसे कहेंगे, दोनों युग्म विकल्पी में से जो जिस जीन का लक्षण दिखाई पड़ता है वो लक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाएगा, और जिसका दिखाई नहीं पड़ता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो ये किस में होता है, यदि दो भिन्न किस्मों के पौधों को आपस में संकरण कराया जाए। मान लीजिए एक लंबी जाति का मटर का पौधा है और एक बौनी जाति का पौधा है, तो दोनों में आपस में क्रॉस कराया जाए या संकरण कराया जाए या दोनों में परागण कराया जाए तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, संकरण। दो भिन्न जाति के एक ही लक्षण एक ही गुण के दो भिन्न जाति के जैसे एक लंबी प्रजाति है और एक बौनी प्रजाति है, तो दोनों को आपस में यदि परागण कराया जाए तो उसको क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। और इसके फलस्वरूप जो पौधे प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके फलस्वरूप जो पौधे या जो जीव प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे संकर। तो यह शब्द संकरण समझ में आ गया कि दो भिन्न प्रजातियों के पौधों को आपस में यदि परागण कराया जाए और उनसे संतति प्राप्त की जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। उसके बाद एक शब्द और आएगा, समजीनी और विषमजीनी। समजीनी किसे कहेंगे, जिनमें जीन के दोनों रूप जो होते हैं वो समान होंगे, है ना, और साथ ही साथ उसको जीनोटाइप कहेंगे। और जीन जो है, जीनिक संरचना, कोई भी पौधे की या जीव की जीनिक जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, जीनोटाइप कहलाएगी। और इन जैसे टीटी है, जीनिक संरचना क्या हो गया, लंबे पौधे का टीटी हो गया, ये शुद्ध लंबा को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से ये किसको जो लक्षण प्रदर्शित करेगा, ये जीन जो है वो जिस लक्षण को प्रदर्शित कर देंगे जो हमको दिखाई पड़ेंगे वो लक्षण क्या कहलाएंगे, फिनोटाइप कहलाएंगे। तो जीनोटाइप मतलब जीनिक संरचना और फिनोटाइप मतलब दिखाई देने वाले लक्षण। तो इस तरह से ये शब्द हैं। लोकस हम समझ चुके हैं कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर जीन की स्थिति क्या कहलाएगी, लोकस कहलाएगी। तो ये सारे शब्द अभी मेंडल के इस प्रयोग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इन्हीं प्रयोगों के माध्यम से मेंडल ने अपने नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ये हो गया पहला जीन। दूसरा संकेत, जीन जो है लक्षणों को निर्धारित करने वाला, संकेत उन लक्षणों को निर्धारित करने के लिए जो संकेत हम प्रयुक्त करते हैं वो युग्म विकल्पी एक ही जीन के दो रूपों को प्रदर्शित करने वाला वो क्या कहलाएगा, जीन एलील आपस में कहलाएंगे। समजात गुणसूत्र किसे कहेंगे, एक ही जोड़े के दोनों गुणसूत्र क्या कहलाएंगे आपस में, समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी किसे कहेंगे, होमोजाइगस मतलब दोनों जीन जो है उस जीव में लक्षण के जीन समान है तो होमोजाइगस। यदि लक्षण के जीन असमान है तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। प्रभावी, जो संकर स्थिति या दोनों के गुण होते हुए भी, दोनों जीन होते हुए भी जो जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देता है वो क्या कहलाएगा, प्रभावी। और जो जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण। दो किस्मों को आपस में पॉलिनेशन या परागण करवाना क्या कहलाएगा, संकरण। और जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो जीनिक संरचना जीव के अंदर स्थित है वो कहलाएगा जीनोटाइप, और उस जीनिक संरचना के फलस्वरूप जो लक्षण हमको दिखाई पड़ेंगे वो कहलाएगा फिनोटाइप। तो ये शब्दों को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए ताकि हम मेंडल के प्रयोगों को अच्छे से समझ सकें। तो अब आता है मेंडल के प्रयोग। पहला आता है एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति के अंतर्गत मेंडल ने हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने मटर के 7 विपरीत लक्षणों को चुना था, है ना। जैसे कि पौधे की ऊंचाई को लेकर चुना था, लंबापन और बौनापन,
फूल के रंग से सफ़ेद और बैंगनी, इस तरह से विपरीत 7 विपरीत लक्षणों को तथा बीजों के रंग को लेकर किया था कि गोल और आकृति जैसे गोल है और झुर्रीदार है। रंग को लेकर किया था हरा है और पीला है। उसी तरह से फली की आकृति को लिया था फूला हुआ और संकुचित, और फली का रंग लिया था हरा और पीला। तो इस तरह से 7 लक्षणों के जोड़ों को उन्होंने लिया था, अध्ययन किया था। उनमें से केवल एक लक्षण का अध्ययन एक जीन की वंशागति को समझने के लिए उन्होंने एक लक्षण के एक ही गुण के एक लक्षण के विपरीत लक्षणों को लेकर उन्होंने प्रयोग किया। वो कहलाता है एक जीन की वंशागति या एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरीय क्रॉस। एक लक्षण को लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया वो कहलाएगा एक संकरीय संकरण। संकरीय संकरण तो एक संकरीय एक जोड़ी लक्षण के उसको लेकर उन्होंने अध्ययन किया, तो उसे हम कहेंगे ऐसा संकरण जब दो पौधों के बीच इकाई लक्षण को लेकर प्रयोग किया जाए तो वह संकरण क्या कहलाएगा? एक संकरीय संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक संकरीय संकरण को क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने मटर के पौधे का कौन सा गुण चुना? ऊंचाई का गुण चुना। कौन सा गुण चुना? ऊंचाई का गुण चुना। इनके दो विपरीत लक्षण कौन कौन से थे? लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। तो लंबा पौधा के लिए उसने लिया था जीनोटाइप टीटी और बौना पौधों के लिए लिया था स्मॉल टी। लंबे पौधे के लिए क्या प्रयुक्त किया था? अभी अब हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है जीनोटाइप कहने से। क्या जीनोटाइप प्रयुक्त किया था? क्या सिंबल प्रयुक्त किया था? कैपिटल टी। और बौने पौधे के लिए क्या संकेत प्रयुक्त किया था? स्मॉल टी। तो अब हम करके देखते हैं कि एक लंबा पौधा प्रयोग किया, एक लक्षण इकाई लक्षण को लेकर लंबा पौधा तथा दूसरा क्या? बौना पौधा। ऊंचाई को लेकर हम कर रहे हैं। इसमें से एक को हम मान लेते हैं पिता या नर और दूसरे को मान लेते हैं माता या मादा। ठीक है, अब इसको हम प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। इसमें से बनने वाले युग्मक का किस प्रकार के होंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और बौने पौधे से बनने वाला युग्मक किस तरह से होगा? ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब इनमें आपस में इसका अर्थ क्या है? संकरण कराया गया। दो भिन्न किस्म के पौधों को आपस में यदि परागण करवाया जाता है तो क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। और ये क्या हो गए? जनक। ठीक है, जनक के फलस्वरूप जो प्रथम संतति प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे? F1 या प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी कैसे प्राप्त होगा देखते हैं। प्रथम पीढ़ी F1। अब इन युग्मकों को हम संकरण करा के देखते हैं क्या क्या बनेंगे। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसी का हम दूसरे के साथ कराकर देखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या बन रहा है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसी तरह से फिर चौथे को हम करके देखते हैं, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो सारे के सारे में जीनोटाइप कैसा है? अब देखिए, अब जीनोटाइप बोलने से आपको समझ में आ रहा होगा जीनोटाइप इनका कैसा है? संकर है। माने लंबापन नर का भी गुण है, नर का भी जीन है और मादा का भी जीन है। तो इसलिए अब इसको, इस पौधे को संकरण के फल स्वरूप दोनों के यदि जीन उपस्थित हैं इसमें तो ये क्या कहलाएगा? संकर लंबा। माने जीन तो दोनों के हैं लेकिन ये पौधा कैसा हुआ? लंबा हुआ। ठीक है, तो ये सभी के सभी कैसे प्राप्त हुए? संकर लंबे, संकर लंबा, इस तरह से। तो एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को हम आपस में संकरण कराएं तो क्या प्राप्त हुआ? पहली पीढ़ी जो है सारे के सारे लंबे प्राप्त हुए। पहली पीढ़ी कैसे प्राप्त हुए? सारे के सारे लंबे प्राप्त हुए, जो हमको दिखाई दे रहे थे लंबे, लेकिन अंदर से इनकी जीनिक संरचना कैसी थी? इसमें माता और पिता मतलब नर और मादा दोनों के जीन इसमें उपस्थित थे। अर्थात ये पौधे कैसे थे? संकर थे। एक
इसमें से अब देखिए एक जीन लक्षण एक ही दिखाई पड़ रहा है लेकिन जीन दोनों है। तो जिस जीन का लक्षण प्रदर्शित हो गया वो लक्षण क्या कहलाया? प्रभावी लक्षण। लंबेपन का जीन का लक्षण जो है प्रदर्शित हो गया, इसलिए लंबापन क्या हो गया? प्रभावी हो गया। किस पर प्रभावी हो गया? बौनेपन पर, क्योंकि बौनापन क्या है? लंबेपन के साथ में दब गया, उसके कारण दब गया। तो लंबा माने जीन जो है लंबेपन का जीन बौनेपन के जीन को दबा दिया, तो लंबापन प्रभावी लक्षण हो गया और बौनापन क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण हो गया। तो इसी के आधार पर मेंडल ने प्रथम प्रभाविता का नियम प्रदर्शित किया था। तो अब उन्होंने क्या किया? प्रभाविता का नियम प्रदर्शित करने से पहले एक चीज और बताया कि ये जीन जो होते हैं जोड़े में होते हैं। जीन कैसे हैं? जोड़े में होते हैं और गैमेट बनने के समय या युग्मक बनने के समय ये दोनों क्या हो गए? पृथक हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे की ओर फिर इनमें क्या कराया? जो संकर लंबे प्राप्त हुए इनको आपस में परागण करने के लिए छोड़ दिया। तो आपस में जो परागण होगा वो क्या कहलाएगा? अपने आप से परागण क्या कहलाएगा? स्वपरागण। आपस में जो परागण करने के लिए छोड़ दिया वो क्या कहलाया? स्वपरागण। तो किनमें आपस में स्वपरागण हुआ? दो जो पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे थे संकर लंबे, उनको आपस में परागण कराया। उन्हीं में से एक को माता माने मेल नर और दूसरे को उन्होंने फीमेल। अब इसमें से बनने वाले युग्मक कैसे होंगे? एक होगा कैपिटल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी। फिर देखिए इसमें होगा कैपिटल टी और दूसरा क्या होगा? स्मॉल टी। तो अब यहाँ पर अब इसका संकरण कराकर देखते हैं कैसा होगा। अब ये क्या हो गया? F1 जनरेशन था, ये संतति है। अब आगे की ओर जो प्राप्त होगा वो F2 या द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगा। तो द्वितीय पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या होंगे? सॉरी, कैपिटल टी, यहाँ होगा क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसका देखिए स्मॉल टी और कैपिटल टी। फिर देखिए यहाँ क्या हो रहा है? दोनों स्मॉल टी। तो अब क्या हो गया? देखो जहां पर दोनों जीन एक समान उपस्थित है वो शुद्ध होगा। तो यहाँ पर किसका दो जीन उपस्थित है? लंबेपन के दोनों जीन उपस्थित हैं। तो पौधा कैसा होगा? शुद्ध लंबा। पौधा कैसा होगा? शुद्ध लंबा। और ये यहाँ पर देखो दोनों के जीन उपस्थित हैं। तो दोनों के जीन उपस्थित हैं, उनको हमने क्या कहा था? संकर लंबा। तो इसको क्या कहेंगे? संकर लंबा। और इसको क्या कहेंगे? संकर लंबा। और ये इसमें देखो बौनेपन के दोनों जीन उपस्थित हैं, तो इसलिए ये कैसा होगा? शुद्ध बौना। कैसा होगा ये? शुद्ध बौना। तो कैसे पौधे प्राप्त हुए हमको द्वितीय पीढ़ी में? द्वितीय पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? कितने कितने पौधे प्राप्त हुए हमको द्वितीय पीढ़ी में? एक शुद्ध लंबा और संकर लंबे कितने प्राप्त हुए? दो संकर लंबे और शुद्ध बौना कितना प्राप्त हुआ? एक। तो इसमें जीनोटाइप देखते हैं। शुद्ध लंबे का शुद्ध लंबा पौधा कितना प्राप्त हुआ हमको? एक प्राप्त हुआ। शुद्ध संकर लंबे कितने प्राप्त हुए? दो प्राप्त हुए। और शुद्ध बौना पौधा एक प्राप्त हुआ। तो ये तो जीन के आधार पे किए, तो इनका जीनोटाइप का अनुपात क्या हुआ? 1:2:1। लेकिन दिखाई कैसे दे रहे थे? लंबे। तो कौन कौन से लंबे दिखाई दे रहे थे? ये शुद्ध भी लंबा दिखाई दे रहा था और दोनों संकर भी। तो टोटल लंबे कितने हो गए? 1 2 3। तो इस तरह से लंबे कितने हो गए? ये दोनों लंबे थे, तो ये दोनों लंबे थे। तो इस तरह से क्या हो गया? अनुपात फिनोटाइप का 3:1। तो इसमें अब पहला प्रयोग में उन्होंने क्या परिणाम निकाला कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे संकर लंबे प्राप्त हुए। लेकिन यदि दूसरी पीढ़ी के पौधों को फिर से स्वपरागण कराया गया तो उनमें क्या प्राप्त हुआ? दोनों प्रकार के लक्षण जो है वो अलग अलग हो गए। कुछ पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो शुद्ध थे, कुछ पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो अशुद्ध थे, मतलब दोनों प्रकार के जीन उसमें उपस्थित थे। तो उसमें क्या अनुपात प्राप्त हुआ? 1:2:1 जीन का अनुपात था। एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबा और एक
शुद्ध बौना। और फिनोटाइप का अनुपात, जो बाह्य रूप से दिखाई देने वाला अनुपात था, वो कैसा था? 3 लंबे थे और 1 बौना था। तो इस तरह से मेंडल ने इसी के आधार पर कि पहली पीढ़ी में एक लक्षण दब जाता है और दूसरी एक लक्षण उभर कर आता है, उसे प्रभावी लक्षण, और जो नहीं उभरता है उसे दब जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। और इसी के आधार पर उन्होंने प्रभाविता का नियम प्रदर्शित किया, इसी को उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा। और इनको स्वपरागण के लिए छोड़ दिया जाए तो अगली पीढ़ी में ये लक्षण जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, संकर पौधे में दोनों के जीन उपस्थित होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और अगली पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। तो इन पृथक हो जाने की क्रिया को उन्होंने क्या नाम दिया? पृथक्करण का नियम दिया। तो मेंडल ने एक जीनी प्रयोग के द्वारा 2 नियमों का प्रतिपादन किया। और पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम क्या था? युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम कहा। प्रभाविता का नियम: जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसे क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम। अब इसको आप उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं इस तरह से: शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, इसको आप जनक लिखेंगे इस तरह से। और दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में, प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ? सारे के सारे लंबे प्राप्त हुए, संकर लंबे। और लंबापन का प्रभाव गुण किस पर प्रभावित? लंबापन का गुण प्रभावी हो गया और बौनेपन का गुण अप्रभावी हो गया। तो ये हो गया प्रभाविता का नियम, जो कि एक जीन के लक्षण की वंशागति के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया था या दिया था। तो अब दूसरा नियम आते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ये नोट कर लिए होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जीन, इस नियम के अनुसार इसको नोट कर लीजिए। इस नियम के अनुसार जीन जोड़े में होते हैं, जीन जोड़े में होते हैं तथा युग्मक निर्माण के समय जीन के जोड़े पृथक हो जाते हैं, जीन के जोड़े पृथक हो जाते हैं। दोनों जोड़े कभी एक साथ, दोनों जोड़े कभी एक साथ युग्मकों में नहीं जाते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस तरह से आज हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने एक लक्षण को लेकर किस तरह से मटर के पौधों पर प्रयोग किया और उसमें से फिर प्रभाविता का नियम और फिर पृथक्करण का नियम। एक लक्षण जो प्रभावी हुआ वो प्रभावी लक्षण, अप्रभावी हुआ वो अप्रभावी लक्षण। युग्मकों की शुद्धता के नियम में क्या, इसके अनुसार क्या है? जीन
कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। इस तरह से हम बता चुके हैं कि जीन जोड़े में ही होते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये किस तरह से होते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो जीन जोड़े में होते हैं तथा युग्मक निर्माण के समय जीन जोड़े आपस में पृथक हो जाते हैं। कभी भी दोनों जोड़े एक साथ नहीं जाते युग्मकों में। तो इस नियम को क्या कहा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये दोनों नियम एक जीन की वंशागति के आधार पर, मेंडल के प्रयोग के आधार पर हम समझ चुके हैं। हम अगला पढ़ेंगे कि दो लक्षणों की वंशागति एक साथ कैसे होती है। तो हम अगले वीडियो में उसको लेकर आते हैं। तब तक के लिए